नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज ये तीसरा वीडियो है। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को आज डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे, जिसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर। जब कक्षा 11वीं में हम पहली बार केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हम अच्छे आधार के साथ में अगर करना चाहते हैं तो यह चीज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, और यही चीज़ है जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कॉन्फिडेंस दिलाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। हम अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर पे ही कंफ्यूज हो के हम उसे ही ना समझ पाएँ तब हमारा केमिस्ट्री आगे की कक्षाओं में उतना बेहतर नहीं हो सकता जितना बेहतर इसे समझने के बाद हो सकता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में, पिछले कक्षा में हमने जो दूसरा वाला वीडियो था उसमें हमने जाना कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के परंपरागत नामकरण की पद्धति क्या है। जैसे कि परंपरागत नामकरण पद्धति अगर कहें तो पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर खोजा गया, उसका निर्माण हुआ, तो वह कार्बनिक यौगिक जो है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस चीज़ से आया है या फिर उसका सोर्स जो है, जिसका उसका उत्पादन जिस जगह से, जिस वस्तु से हुआ है, उस वस्तु के नाम पे उसका नाम रख देते थे। जैसे कि टार्टरिक एसिड कह लें, है ना, टार्टरिक एसिड। पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। टार्टरिक एसिड जो है, इसको टार्टर फल से निकाला गया। जैसे कि इमली है, ये इमली में पाया जाता है, इमली से लिया गया तो इसको टार्टरिक एसिड बोल दिया गया। तो ये जो नामकरण की पद्धति है इसे परंपरागत नामकरण पद्धति कहते हैं, जो कि अब सभी जगह मान्य नहीं है। क्योंकि अब चलो ये तो खोजा गया, जहाँ हिंदुस्तान हो, चाहे कि विदेश हो, चाहे पूरा दुनिया में जहाँ भी ये खोजा गया उस जगह में इस सोर्स को, इस जो स्रोत है उसको उस भाषा में क्या कहते हैं, और किसी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों के नाम से इसको जाना जाता है, इमली को, है ना। यहाँ इंडिया में इमली कहते हैं, कहीं पे टार्टर फ्रूट बोलते हैं, टार्टर का पेड़ रहता है, वहाँ से इसको पाया गया ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए सन 1900 के बाद 19वीं सदी में IUPAC नॉमेनक्लेचर आया। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो संघ है, ये जो यूनियन है, इसने डिसाइड किया कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरे दुनिया में एक ही नाम हो। मतलब कहीं भी नाम हो उस चीज़ का तो उसका कुछ नियम होना चाहिए, उसके नियम के अनुसार उसका नामकरण होना चाहिए। ठीक है, तो आज यही चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं और एकदम बेसिक से चालू करेंगे, एकदम जीरो से, और कोशिश करेंगे कि हम इसे इस तरीके से समझें, साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलें कि एक बार यह चीज़ पढ़ने के बाद हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, हमारा कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी समस्या ना हो। हमारा कॉन्सेप्ट जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर को लेके, यह कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एकदम माइंड मैप के जैसे एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, और उससे फिर छोटी छोटी चीज़ों को जानने के बाद फिर हम मेन चीज़ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम छोटा सा जानकारी ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन की। देखिए, हमने तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चालू किया तो हमें ये जाना कि कार्बनिक रसायन जो है ये वह रसायन है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का, यानी कि उसके डेरिवेटिव्स का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है, इन चीज़ों का अध्ययन, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है।
तो भैया ये हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से है। कार्बन जो है कभी भी अकेला नहीं, साथ में हाइड्रोजन पाया गया बहुत सारे चीज़ों में, इसलिए हाइड्रोकार्बन बना। कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जहाँ, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाए हुआ है, ऐसा हमको मिला है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन वहाँ से आया। और हाइड्रोकार्बन जो है थोड़ा सा, हालांकि ये 11th क्लास में ये जो बेसिक टेक्निक्स एंड जो प्रिंसिपल हैं इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसके बाद में इसका चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन हमें इस यूनिट पे भी, इस चैप्टर में इसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी होना चाहिए। और वो हल्का फुल्का जानकारी ये है कि हाइड्रोकार्बन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जितने भी सामान्य हाइड्रोकार्बन हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आता है जिसे कहते हैं एल्केन, एल्केन। दूसरा आता है एल्कीन। तीसरा होता है एल्काइन। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो नॉमेनक्लेचर है आईयूपीएसी का, वो हाइड्रोकार्बन का जो मुख्य मूल शब्द है, मूल शब्द से बनता है। अब मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द हाइड्रोकार्बन का मूल शब्द होता है जो कार्बन की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, कार्बन की संख्या को दर्शाता है। अगर बात करें कि कार्बन 1 है तो उसको मेथ कहते हैं, कार्बन 2 है तो उसको एथ कहते हैं, कार्बन 3 है तो उसको प्रोप कहते हैं। ठीक है, तो ये मूल शब्द क्या है? उनके जो हाइड्रोकार्बन के 3 सीरीज हैं, इनको हम यहीं पे जान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना के इनको लिख लेते हैं, इन्हें मिटा देते हैं और इन्हें साइड में, 1 मिनट इसको भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे एल्केन लिखते हैं और यहाँ पे मूल शब्द, मूल शब्द है। 1 रहता है तो क्या होता है, 2 रहता है तो क्या रहता है, 3 रहता है तो क्या, 4, 5, 6, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो 1 को कहते हैं मिथ, 2 को कहते हैं इथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट और 6 को कहते हैं हेक्स। है ना, ये संख्या, कार्बन की संख्या को दर्शाने का ये मूल शब्द है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे ही हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक 10। इसके बाद फिर अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनेडेक और आइकोस आ जाता है 20। ठीक है, तो हमें सामान्यतः 8, 9 तक, 9, 10 तक जानने की आवश्यकता है। बाकी हमें ये पता रहे कि 20 को, 22 को, 25 को, 28, 30, 50 को क्या कहते हैं, उनका थोड़ा सा हम जान लेंगे थोड़ी देर में, पर अभी ये चीज़ें हमें जानना आवश्यक है। तो ये तो हो गया मूल शब्द, जहाँ पे कार्बन को 1, 2, 3 को इतना में लिखा जाता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन का पहला सीरीज होता है इसी का, अगर कार्बन 1 ठो है तो उसे एन का, इसमें मेथ प्लस एन करके उसे मेथेन कहा जाता है, मिथ प्लस एन, और यह हो जाएगा मीथेन। वैसे ही यहाँ पे इथेन, एन होता है एल्केन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और यहाँ पे हेक्सेन। इस प्रकार से ये एल्केन सीरीज हो गया। एल्कीन में क्या होता है, एल्केन सीरीज होता है, उसके बाद एल्कीन में आता है कि ये यहाँ पर जितने हाइड्रोजन है इस हाइड्रोकार्बन में, उसमें से 2 हाइड्रोजन निकल के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ तो कार्बन एक ही है, अकेला है, तो यहाँ पर एल्कीन में अकेला कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं रहता। अगर अकेला कार्बन है तो वो मेथेन ही होगा, या फिर इसका एल्किल ग्रुप बन जाता है और वो मिथाइल बनता है। एल्किल ग्रुप अभी इसको करने के बाद नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो
मेथेन एल्कीन पे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है। ये कार्बन तीन हाइड्रोजन से, और जो इसी का दूसरा कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से इथेन में रहता है। इथेन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इथेन का स्ट्रक्चर रहेगा C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड H, मतलब H से 3 बॉन्ड, और इधर 3 ठो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ये इथेन है, ये इथेन है। तो इसी में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। तो कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो इथेन को बोलते हैं यहाँ पे एल्कीन के रूप में इथीन कहते हैं, इथीन। प्रोपेन को बोलेंगे प्रोपीन, ब्यूटेन को बोलेंगे ब्यूटीन, पेंटेन को बोलेंगे पेंटीन, हेक्सेन को बोलेंगे हेक्सीन। सेम चीज़ यहाँ पर होता है। यहाँ पर तो 2 हुआ है, तो यहाँ एक एक हाइड्रोजन और निकल जाते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं 3 कार्बन के डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड मीथेन में तो है ही नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, लेकिन इथेन के बीच में आ जाता है, इथेन के बीच में। तो यहाँ पर इसका अगर सामान्य सूत्र देखें, इनका सामान्य सूत्र हम लिख लेते हैं। एल्केन जो है अगर ये CN है तो H2N+2 रहता है, इसका सामान्य सूत्र। एल्किन का क्या रहता है? एल्किन का रहता है CnH2n, CnH2n रहता है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एल्किन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो Cn यानी C2, और यहाँ पे 2 × 2 2 2 4, तो इथिन हो जाएगा C2H4 ऐसा। प्रोपीन हो जाएगा 3 है तो इस फार्मूला के हिसाब से 3 है तो C3H6 हो जाएगा, प्रोपीन हो गया। तो इनका सामान्य ये जो फार्मूला रहता है। वैसे ही एल्काइन का क्या हो जाए? एल्काइन का होता है CnH2n2n-2 ऐसा रहता है। तो इथेन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? इथेन यहाँ पर हो जाएगा इथाइन, एल्काइन है तो इथाइन हो जाता है, इथाइन। और C2H2 हो जाएगा। यहाँ पर प्रोपेन का प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, और यह हो जाएगा C3H4 हो जाएगा, C3H4, ये प्रोपाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ब्यूटेन को बोलें तो ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंटेन को बोलें तो पेंटाइन हो जाएगा, C5H8। तो ये हमने जान लिया कि हाइड्रोकार्बन जो है इनके 3 सीरीज होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है। ये एल्केन जो है ये सैचुरेटेड होता है, इसको बोलते हैं, ये एल्केन जो है ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहने का मतलब, सैचुरेटेड कहने का मतलब कार्बन के जो बॉन्ड हैं, कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं, ये चारों सिंगल सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ, चारों सिग्मा बॉन्ड हैं, और किसी अन्य तत्व से या चाहे कार्बन से ये सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, वैलेंस बॉन्ड बनाए हुए हैं। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब है कि चारों कार्बन से जो लगा हुआ चारों बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड नहीं, यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, ये अनसैचुरेशन हो गया। तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो एल्कीन और एल्काइन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है। अब एक चीज़ हम यहाँ पर जान लेते हैं कि एल्कील क्या होता है। ठीक है, हमको यहाँ जानना आवश्यक है कि एल्कील या एल्काइल क्या होता है। एल्काइल ग्रुप जिसे हम R से शो करते हैं। ठीक है। तो एल्केन जो ग्रुप रहता है, कोई भी एल्केन है, वहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, बाहर आ जाए, एक हाइड्रोजन बाहर आ जाए, तो हमारे पास बचेगा CnH2n+1, ये इसका सामान्य फार्मूला हो जाता है, ये बचेगा, और यही हमारा कहलाता है एल्काइल। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर CH4 है, मेथेन, यहाँ पर क्या है, मेथेन,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3। कार्बन 3 हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन का एक बॉन्ड जो है, बॉन्ड बनाने के लिए एक साइड खाली जगह है, ये किसी चीज़ से जाके जुड़ेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो एल्काइल ग्रुप को एल्काइल कहा जाता है। तो ये जो मेथेन है इसको बोलेंगे मिथाइल, या फिर हिंदी में जिसे कहते हैं मेथिल। अपना अपना प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है, ठीक है। मिथाइल, मिथाइल ग्रुप। तो एथिल में क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाता है, C3H7 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर C3H7, ये प्रोपाइल हो जाता है। यहाँ पर होगा, इनका एथाइल के रूप में ही लिखते हैं, पूरा बराबर लिखते हैं अपन, है ना। C2H6, C3H8, ये एथेन है और ये प्रोपेन है। इनसे क्या बन जाएगा, इनसे बन जाएगा ये C2H5 और ये C3H7, ये एथिल, एथाइल, और ये प्रोपिल या फिर प्रोपाइल। तो इसे ही एल्किल ग्रुप कहते हैं और इसे मूलक भी कहते हैं, इसे मूलक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जाना। एक और चीज़ हम यहीं पे बात कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमने यहाँ एल्केन, एल्किन, एल्काइन देखा। तो एल्केन तो एल्केन है, एल्कीन को इसको ओलेफिन भी कहते हैं, इस चीज़ को ओलेफिन्स भी कहते हैं, ओलेफिन्स। अभी आगे चलकर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो अब जानेंगे, एक बार फिर से ये चीज़ें आएंगी कि एल्कीन को ओलेफिन्स कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना, ये चीज़ हम आईयूपीएसी नाम पढ़ने से पहले इतना हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी विषय हो, उसको जब हम उसका स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसे अलग अलग भागों में उसे विभाजित किया जाता है। हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से उसको दिमाग में बैठाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके कई भाग रहते हैं, उसके अलग अलग तरीके रहते हैं, उनको वर्गीकरण करते हैं और अलग अलग चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हम आईयूपीएसी नामकरण जो है इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ अलग अलग डायरेक्शन में हम जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे अलग अलग एक एक डायरेक्शन बनेंगे, एक एक हमारा क्लासिफिकेशन बनेगा कि इसका नामकरण इस प्रकार से, इस चीज़ का नामकरण इस प्रकार से, इस चीज़ का नामकरण इस प्रकार से, ऐसा होता है। और हम आखिरी में, लास्ट में सभी को एक साथ मिक्स करेंगे और बोलेंगे कि हमारे पास एक कंपाउंड जिसमें ये भी है, 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 सभी चीज़ें हैं। तो हम उसको किस प्रकार से फिर नामकरण करेंगे, पहले कौन सा आना चाहिए, बाद में कौन सा आना चाहिए, इस चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर है उसका हम दो भागों में सीधा सीधा बांट लेते हैं। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन का हमने वर्गीकरण जैसे किया था, संरचनात्मक और क्रियात्मक समूह लिया था हमने। हालांकि इस प्रकार से वो संरचना और क्रियात्मक समूह के रूप में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का किया था, लेकिन आईयूपीएसी जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हम उसका युक्ति सूत्र जो रहता है उसका फिर हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। सिंपल अणुसूत्र को देख के कभी भी आईयूपीएसी का नामकरण नहीं कर पाएंगे, हमें युक्ति सूत्र चाहिए, हमें बॉन्ड चाहिए कि कितना बॉन्ड कहाँ पर है, कौन सा बॉन्ड किस पे है, ठीक है। तो संक्षिप्त सूत्र कह लो चाहे युक्ति सूत्र कह लो, वह चीज़ हमें मालूम होगा तब हम आईयूपीएसी नामकरण उसका कर पाएंगे। तो यहाँ पर आता है एक ठो कि एलिफेटिक, जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड होते हैं एलिफेटिक, उनका नामकरण किस प्रकार से होता है, और दूसरा होता है एरोमेटिक का, उनका किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये दो भागों में आएंगे, एलिफेटिक में आएगा और एरोमेटिक में आएगा। तो पहले हम एलिफेटिक का जान लेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनमें, क्रियात्मक समूह, एक एक क्रियात्मक समूह के हिसाब से क्या होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, ये डिटेल हम एलिफेटिक का भी पढ़ेंगे ना। इतने में हम आईयूपीएसी का मैक्सिमम चीज़ें हम समझ जाएंगे, इसमें आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा 90% करीब समझ लेंगे समझो, या फिर कहूँ तो 80%। बाकी 10-15% जो है वो हम यहाँ के जब साइक्लिक स्ट्रक्चर आता है तब उस पर थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे चेंज रहता है, उसे हम इसी चीज़ में फॉलो करके, इसी में लगा के उसे सुधार देते हैं और इन सब का नामकरण जो है हमें अच्छे से
समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आईयूपीएसी जो नामकरण है ना, यहाँ पर सिर्फ 2 भागों में बांटा, यही बताने के लिए यहाँ पर था। आईयूपीएसी का जो नामकरण है, यह नामकरण का सीधा फंडा कैसे है, ये चीज़ पहले समझ लेते हैं। ठीक है, नियम तो बहुत सारे हैं। देखिए, नियम आप पढ़ेंगे तो पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चुनो, फिर उसकी वरीयता चुनो, फिर कार्यात्मक समूह साइड से चुनो, फिर प्रतिस्थापी जो इसके जो है उनको नामकरण दो, अल्फ़ाबेटिकल दो, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। पर उन सभी से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उन सभी को पढ़ने से सबसे पहले आपको ये जानना है कि आईयूपीएसी की नामकरण में 5 पद रहते हैं। सबसे पहला पद या सबसे मुख्य पद, पहला पद तो नहीं, सबसे मुख्य पद होता है मूल शब्द। अभी हमने मूल शब्द देखा थोड़ी देर पहले, क्या देखा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, है ना, कार्बन की संख्या पे आधारित रहता है ये। तो ये वही है मूल शब्द, कार्बन की संख्या पे, इंग्लिश में जिसे कहते हैं रूट वर्ड। ठीक है, इसके बाद ये जो है मूल शब्द इधर आता है, इधर लगता है, उसे हिंदी में कहते हैं अनुलग्न, अनुलग्न कहते हैं। यह 2 ठो रहता है, प्राइमरी रहता है और सेकेंडरी रहता है, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीय अनुलग्न, है ना। यहाँ पर इंग्लिश में जिसे कहते हैं रूट वर्ड प्लस यहाँ पर हो जाएगा सफिक्स रहता है। सफिक्स पढ़ते हो ना इंग्लिश में, वैसा ये सफिक्स है। सफिक्स प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स लगता है नामकरण में ना, नाम में। लेकिन इसके मूल शब्द के पहले भी कुछ लगता है, जिसे हिंदी में पूर्वलग्न कहते हैं। पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न प्राइमरी, हाँ, यहाँ पे सेकेंडरी पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न। जो द्वितीयक पूर्वलग्न है यह सबसे पहले आता है। इधर मूल शब्द से जा रहा है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, मूल शब्द से प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा जा रहा है। यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आ गया हमारा, यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स ऐसा आ गया। ठीक है, इस पे कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। हमारा आता है मूल शब्द, पीछे लगने वाला प्राइमरी अनुलग्न, सेकेंडरी अनुलग्न, आगे लगने वाला प्राइमरी पूर्वलग्न, सेकेंडरी पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न। इधर से अगर करें, इधर से हमारा नॉमेनक्लेचर इधर से लिखने का जो हमारा चालू होता है लिखना, पहले इधर से है ना। हम अगर स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हम मूल शब्द का पता लगाते हैं, उसके बाद फिर मूल शब्द पता लग जाए तो फिर उनमें आगे पीछे क्या आगे क्या पीछे है वो सब चीज़ें अभी एक एक करके नियम समझेंगे, हम एक एक करके देखने का तरीका समझेंगे। तो लिखते जब हैं आईयूपीएसी नाम को तो ये पहले रहता है, फिर ये रहता है, फिर ये रहता है, फिर ये रहता है, फिर ये सेकेंडरी सफिक्स रहता है। ये सब को मिला के कंप्लीट हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ जानेंगे। मूल शब्द तो जान गए हम, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा मूल शब्द क्या होता है। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, इस प्रकार से। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 को डेक बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आगे देख लेते हैं पूर्वलग्न या अनुलग्न। अब आते हैं हम प्राथमिक अनुलग्न में। जो सबसे पहले मूल शब्द के बाद जस्ट लगता है, मूल शब्द में जो मूल शब्द है हमारा, मूल शब्द से तुरंत बाद लगने वाला शब्द प्राथमिक होता है, प्राइमरी अनुलग्न रहता है। ये प्राइमरी अनुलग्न हमेशा 3 रहते हैं, 3 से ज़्यादा प्राइमरी अनुलग्न नहीं रहता किसी भी एलिफैटिक जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उनमें। एक आता है हमारा एन, क्या आता है, पहला आता है एन। सभी एल्केन में एन लगाया जाता है, एल्केन, फॉर एग्जाम्पल मेथेन, मेथेन। मेथ जो है ये रूट वर्ड हो गया और एन जो है ये इसका प्राथमिक अनुलग्न हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया।
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर एल्केन है, वहाँ पर एन है। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है जिसे एल्कीन कहते हैं। अभी हमने हाइड्रोकार्बन का दूसरा सीरीज देखा तो ये इन लगता है, ये इन है ना। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने पे जैसे कि एल्कीन या एथिन। ठीक है। तीसरा आता है आइन, YNE, आइन, एल्काइन। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने पर एल्काइन कहा जाता है, तो इथाइन हो जाएगा ये, इस प्रकार से। तो एन प्राथमिक अनुलग्न है, इन प्राथमिक अनुलग्न है और आइन, ये तीनों प्राइमरी सफिक्स हैं। ये तीन चीजें लगती हैं, इसके बाद में फिर द्वितीयक अनुलग्न लगता है, वो क्रियात्मक समूह पर डिपेंड करता है, लेकिन क्रियात्मक समूह के पहले ही ये चीजें लगती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पर लिख लेते हैं नोट, कभी भी एल्केन को, अगर एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्केन, उस एल्केन को एक से अगर ज़्यादा बॉन्ड है, एक से ज़्यादा ऐसे हैं संतृप्त, इसको कभी भी डाई, ट्राई, टेट्रा करके, एक से ज़्यादा है तो टेट्रा करके इस प्रकार से शो नहीं किया जाता है, इस प्रकार से शो नहीं किया जाता है। जबकि गड़बड़ हो जा रहा है, हाँ, जबकि डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को एक से अगर अधिक है तो उसे डाई इन या ट्राई आइन इस प्रकार से कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, इसका मूल शब्द क्या होगा, मूल, और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा और नाम क्या होगा पूरा टोटल बाद में। तो ये जो है मूल शब्द हो जाए, कार्बन 1 2 है तो ये इसका मूल शब्द जो है इथ, और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा सफिक्स, टोटल ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ऐसा। अब अगला हम एग्जाम्पल, ये पहला हो गया है ना, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहीं पर, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH2 और डबल बॉन्ड है CH है, तो ये इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मूल शब्द होता है प्रोप कहते हैं 3 को, लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, सफिक्स, इसका सफिक्स आ जाएगा इन, क्या एक ही है, हाँ एक ही डबल बॉन्ड है और ज़्यादा तो नहीं है, तो डाई इन ट्राई इन नहीं कहेंगे, तो इसका ये सिंपल हो जाएगा नाम, प्रोपीन हो जाएगा, ये प्रोपीन हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, तीसरा एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से है। तो यहाँ का कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो मूल रूट वर्ड जो है, मूल शब्द है वो हो जाएगा ब्यूट, ये ब्यूट हो गया। और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब इन लगेगा, इस प्रकार से इन, तो कितना ठो है, 1 ठो है 2 ठो है, तो 2 ठो है तो ये हो जाएगा डाई इन हो जाएगा, डाई इन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूट डाई इन, ब्यूटाडाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन, है ना। एक और एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है, तो पेंट इसका रूट वर्ड है,
इसका मूल शब्द है पेंट। और यहाँ पर क्या है, ट्राई है, यहाँ पर ट्राई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आइन हो जाएगा, आइन। लेकिन दो ठो है तो डाई आइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पेंट डाई आइन, पेंटाडाइन, पेंटाडाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्राइमरी अनुलग्न है वो सिर्फ इतना ही है, एन, इन और आइन। अब ये इन और आइन जो है एक से ज़्यादा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, डाई ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं हमारा सेकेंडरी अनुलग्न में। सेकेंडरी अनुलग्न जिसे कहते हैं द्वितीयक। ठीक है, तो सेकेंडरी अनुलग्न होता है हमारे क्रियात्मक समूह के आधार पे। जितने हमारे क्रियात्मक समूह हैं उसके आधार पे हमारा सेकेंडरी अनुलग्न रहते हैं। तो क्रियात्मक समूह, जितने भी हमारे क्रियात्मक समूह हैं उसमें से कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह भी हैं जो प्रतिस्थापी का काम करते हैं। जैसे कि कोई हमारे पास कार्बन का चेन है, ऐसे इस प्रकार से, तो इसमें ऐसे जो लगेगा, ये जो हमारा क्रियात्मक समूह है ये मेन क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के जैसा ही काम करता है। लेकिन कई क्रियात्मक समूह ऐसे हैं जैसे कि जो प्रतिस्था साइड में जो ब्रांच बन जाता है उसे प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे NO2 लग गया तो नाइट्रो हो जाएगा, यहाँ पे जैसे Cl2 लग गया, Cl लग गया, Cl2 नहीं Cl लग जाएगा ऐसा, तो ये क्लोरो हो गया, है ना। तो जब क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी की जैसा काम करता है तब वह सेकेंडरी अनुलग्न नहीं होता। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, जब क्रियात्मक समूह, जब क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी हो, है ना, प्रतिस्थापी इंग्लिश में जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो, किसमें, कार्बन चेन में रूप में हो, तो इसका जो अनुलग्न है, अनुलग्न पूर्व लग्न के रूप में उपयोग होता है, पूर्व लग्न के रूप में उपयोग होता है। याद है इसके पहले हमने, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था क्रियात्मक समूह, वहाँ पर जैसे कि हाइड्रोक्सी है तो इसका स्ट्रक्चर O और H रहता है, इसका नाम प्रतिस्थापी के रूप में रहता है। दो ठो नाम लिखे थे हमने, तो पहला नाम जो था जैसे कि इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं, हाइड्रोक्सी। अगर ये प्रतिस्थापी के रूप में कार्बन चेन में लगा है तो उसे हाइड्रोक्सी कहेंगे, और यही अगर क्रियात्मक समूह के रूप में लगा है तो फिर ऑल कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो जो हमारे जो सेकेंडरी द्वितीयक जो अनुलग्न है वो ऑल लग जाता है ना, जैसे कि मेथेनॉल, ऐसा, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब यहाँ पर छोटा सा लिस्ट बना लेते हैं हम, क्रियात्मक समूह जितने भी हैं उनका जो द्वितीयक पूर्व लग्न है, सॉरी अनुलग्न है, द्वितीयक अनुलग्न जो सेकेंडरी सफिक्स है वह क्या क्या आता है, क्या क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा, हमारे पास पहला क्रियात्मक समूह जैसे है एल्कोहल, है ना, OH एल्कोहल कहते हैं। तो OH एल्कोहल है, और इसका जो लगता है क्या लगता है, हमारा जो सफिक्स लगता है वो ऑल रहता है, ऐसे OL, ऑल, है ना, हिंदी में जिसे कहें तो ऑल। मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, इस प्रकार से रहता है। दूसरा होगा हमारा, दूसरा हम देख लेते हैं, एल्डिहाइड है, CHO, एल्डिहाइड। तो ये जब क्रियात्मक समूह के रूप में रहता है तो इसका, एक मिनट, इसका नाम लिख लेते हैं, है ना, फिर कंफ्यूज हो गए, एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है, एल्डिहाइड, ताकि आपको भी याद हो कि इस चीज़ को एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड है तो इसको कहते हैं अल, है ना, यहाँ OL था, यहाँ पे AL होगा, अल। मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस प्रकार से। तीसरा है हमारा कीटोन। क्या है ये है हमारा कीटोन। कीटोन जब रहता है तो इसको कहते हैं ओन। क्या रहता है सेकेंडरी सफिक्स? ओन, ON, है ना, ओन, मेथेनॉन, प्रोपेनॉन, ONE लिख सकते हैं या ON लिखो, एक ही है। तो ये हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जैसे कि मेथेनल, यहाँ पे प्रोपेनॉन, ओन है तो, अगर प्रोपेन है तो प्रोपेनॉन। तो यहाँ पर देखो, ये जो ओन है, लेकिन ये अगर एल्केन का है, एल्किन नहीं है, तो देखो प्रोप एन के बाद में ये जो सेकेंडरी सफिक्स है, ये चीज़ भी आपको बताना आवश्यक है कि रूट वर्ड जो है, जैसे कि ठीक है, इनका देख ले, चलिए यहाँ पर बताते हैं, एक मिनट। रूट वर्ड है, मूल शब्द है ना, मूल प्लस प्राइमरी जो है वो एन ओन के बाद प्लस इसका जो प्राइमरी का ई रहता है, ये चीज़ को हटा देता है और यहाँ पर लगता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। जैसे कि ये प्रोपेनोन है तो यहाँ पर प्रोपेन था, ऐसे प्रोपेन प्लस ओन ऐसा लगेगा, तो इसको ये खा जाएगा, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर प्रोपेन ई करके ओ नहीं लिखे हैं, प्रोपेनोन ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आगे हम इनका एग्जांपल देखेंगे, उसमें भी हम एक बार फिर से समझेंगे। कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है ना, एसिड, ये क्या है, एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड को कहते हैं ओइक एसिड आता है, ये क्या आता है, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक अम्ल। और ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन है, इनको मूल श्रृंखला में गिना जाता है। तो ओइक एसिड मूल श्रृंखला में गिना जाना कहने का मतलब क्रियात्मक समूह के रूप में लेना, तभी उसको मूल श्रृंखला में गिना जाता है। और जब मूल श्रृंखला के रूप में नहीं गिना जाता है तब उससे प्रतिस्थापी के रूप में लिया जाता है, और प्रतिस्थापी के रूप में लिया जाता है तो ओइक एसिड नहीं कहेंगे, इसको कार्बोक्सिलिक कहेंगे। और वो दूसरे वो में हमने देख लिया है, कार्बोक्सिलिक कहा जाता है। पांचवा चीज आता है, हम देख लेते हैं, जैसे कि एस्टर, COOR, एस्टर को क्या कहते हैं, एस्टर होता है एल्किल एल्केनॉइड। यह क्या होता है, एल्किल, जैसे कि प्रोपेन है या फिर जो है तो एल्केनॉइड, एल्किल एल्केनॉइड। एल्किल एल्केनॉइड, है ना, जैसे एल्केनोएट, ये टा रहेगा, है ना, ओएट। जैसे कि इधर आर है एक ठो, इधर भी आर जुड़ेगा एक ठो, RCOOR है। तो एल्काइल एल्केनॉइड कहने का मतलब है कि ये एल्काइल हो गया और ये एल्केनॉइड हो गया, दो ठो एल्काइल ग्रुप है इसमें। तो इसमें अल्फाबेटिकली लेते हैं, जो चीज पहले आता है उसे हम एल्काइल, जैसे कि इथाइल मेथेनॉइड कहेंगे, मेथाइल एथेनॉइड रहता है, इस प्रकार से। तो अभी इनमें क्या जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स लगता है, ये चीज़ देखते हैं। बाद में इन सभी क्रियात्मक समूहों का क्या क्या नॉमेनक्लेचर है वो हम फिर से देखेंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है, एस्टर में लगता है एल्काइल एल्केनॉइड। ठीक है, नहीं तो वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि हम IUPAC में ही गुम हो जाएंगे। छठवां चीज़ हम देख लेते हैं, पांचवा देख लिया एस्टर, अब देखते हैं अम्ल क्लोराइड, या जिसे एसाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या है ये, COX, है ना। अम्ल हाइलाइट कहें, अम्ल क्लोराइड कहेंगे तो एक्स की जगह पे क्या रहेगा, ये क्लोरीन रहता है तो क्लोराइड हो गया। ये देखो एक्स रखोगे तो पूरा हाइलोजन ग्रुप है। COCl, अगर ये है, ये इसका जो C है, ये अगर क्रियात्मक समूह के रूप में गिनती हो रहा है, मुख्य श्रृंखला में गिनती हो रहा है, तो इसे कहेंगे ऑयल क्लोराइड, ऑयल
क्लोराइड। ठीक है, सातवां हो जाएगा हमारा, क्या है हमारे पास है, एमाइड है ना, CONH2 एमाइड है, एमाइड। तो इसे क्या कहते हैं, इसको एमाइड को एमाइड ही कहते हैं, एमाइड, मेथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, तो एमाइड हो जाएगा, एमाइड जो रहेगा एमाइड हो जाएगा। अब इसके बाद आता है जैसे साइनाइड है हमारे पास, CN, क्या है, साइनाइड है, साइनाइड को बोलते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल कह देते हैं इसे, नाइट्राइल हो जाएगा साइनाइड। और अगर इसे प्रतिस्थापी में रहे तो साइनो रहता है, प्रतिस्थापी का अलग से देखेंगे फिर से, है ना। नौवां लिख लेते हैं अपन, साइनाइड हो गया, एमीन है, मान लो हमारे पास एमीन है, NH2 एमीन है, एमीन को भी एमीन ही कहते हैं इसमें, जैसे प्रोपेनामीन, मेथाइलेमीन, हाँ, ब्यूटेनामीन, ब्यूटेनामीन, ऐसा एमीन हो गया। 10वां है हमारा, एक और चीज़ ले लेते हैं, थायाल रहता है हमारा, जो OH के जगह में ना, जैसे कि हमारा एल्कोहल रहता है OH, ये ऑक्सीजन के जगह में सल्फर रहता है SH, इसे थायाल कहते हैं, है ना। नया चीज़ हो लग रहा होगा आपको, लेकिन नया चीज़ नहीं है, इस प्रकार से थायाल का रहता है। तो SH इसको थायाल बोलते हैं, थायाल, थायाल। तो ये जो SH है थायाल है, इसको थायाल ही बोलते हैं, थायाल। ये सेकेंडरी हमारा अनुलग्न हो गया, है ना। तो मूल शब्द समझ गए, प्राइमरी अनुलग्न समझ गए, और सेकेंडरी अनुलग्न समझ गए। अब हम आएंगे पूर्व लग्न में। सबसे पहले प्राइमरी पूर्व लग्न, है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स पढ़ेंगे। ये क्या होता है, रूट वर्ड के पहले लगने वाला चीज, मूल शब्द के पहले, यहाँ पर लगेगा प्राइमरी पूर्व लग्न। ठीक है, पूर्व लग्न भी प्राइमरी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी हो गया और एक दूसरा सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी रहता है, चक्रीय यौगिकों में यह पूर्व लग्न साइक्लो लिखकर मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। ठीक है, चक्रीय यौगिकों में, है ना। याद रखिएगा, हम एलिफेटिक का पढ़ रहे हैं, यानी कि साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ये सब चीज़ें हैं, एरोमेटिक नहीं है भैया, है ना। क्या है, एलिफेटिक है, और अगर वो साइक्लिक है तब हमारा यह चीज़ काम आता है। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है हम लगाते हैं, जो चक्रीय यौगिकों में लगता है, बस ये एक ही है, साइक्लो, खत्म। कितना बढ़िया है ना, खत्म। वैसे प्राइमरी पूर्व लग्न, प्राइमरी अनुलग्न जो है थोड़ा सा में खत्म हो जाता है, वो एन इन आइन है, यहाँ पर सिर्फ साइक्लो लगता है, हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, ऐसा है हमारे पास एक तो कंपाउंड है, ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन इंग्लिश में लिखो, पेंटेन इंग्लिश में लिखो, साइक्लो पेंटेन, खत्म, है ना। अब हम देखते हैं द्वितीयक पूर्व लग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न के बाद हम इस जो IUPAC लिखने का जो तरीका है वो हमें पता चल जाएगा। अब इसका जो नियम है वो हम एक एक करके देखेंगे। तो हमारा सेकेंडरी पूर्व लग्न को हम देख लेते हैं। सेकेंडरी पूर्व लग्न हिंदी में जिसे क्या कहेंगे, सॉरी इंग्लिश में जिसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स रहेगा। क्रियात्मक समूह का नाम, है ना। अभी हमने देखा क्रियात्मक समूह, कितने क्रियात्मक समूह, बहुत सारे देखे। उनका जो कार्बन एटम है वो अगर मूल श्रृंखला जो हमारा कार्बन का जो श्रृंखला है, उस मूल श्रृंखला में अगर वो कार्बन का एटम निकला जाए, जैसे अगर ये अगर क्रियात्मक समूह है, ये अगर
क्रियात्मक समूह का कार्बन इसमें गिना जाता है तो यह क्रियात्मक समूह के रूप में लिया जाता है, इसे एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिया जाता है। यही चीज़ अगर इसको इसमें ना गिना जाए, इसमें 1 2 3 4 इसके श्रृंखला में ना गिना जाए तो इसे प्रतिस्थापी लेते हैं। क्या लेते हैं? सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। और जब किसी क्रियात्मक समूह को सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो इसका जो लगना है ना, जो इसका जो प्रीफिक्स या सफिक्स लगना है वो सफिक्स नहीं लगता। क्रियात्मक समूह को सफिक्स लगता है लेकिन वो सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगता, यह प्रीफिक्स बन जाता है और पूर्व लग्न बन के, सेकेंडरी पूर्व लग्न बन के बनता है। जैसे कि हैलोजन। हैलोजन अभी हमने देखा कि हैलोजन अगर लगे तो उसे क्लोराइड ब्रोमाइड कहते हैं, जैसे COCl, तो ये एसाइल हैलाइड हो गया। जैसे कि हमने देखा कि ऑयल क्लोराइड देखा, क्या देखा? ऑयल क्लोराइड देखा हमने जब ये क्रियात्मक समूह हुआ तो। लेकिन यहीं पे जो हैलोजन है, हमारा हैलोजन है, वो अगर CO के साथ ना हो, वो अगर सिर्फ हैलोजन ही रहे, जैसे कि हम देख लेते हैं CH3Cl, तो ये क्या है? ये अगर क्रियात्मक समूह हो गया तो इसे कहेंगे मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। लेकिन यही चीज ब्रांच में लगा हो, ये प्रतिस्थापी में लगा हो, है ना, प्रतिस्थापी में हो, सब्स्टिट्यूएंट में हो, सब्स्टिट्यूएंट में हो, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे कि कार्बन 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 है, यहाँ पे Br लग गया, यहाँ पे Cl लग गया, हाइड्रोजन लग गया Cl, तो इसे कहा जाता है ब्रोमो, इसे कहा जाता है क्लोरो। कहने का मतलब हैलोजन को बोला जाता है हेलो 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 हेलो, ये वही हेलो है, हेलो वाला हेलो है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें प्रतिस्थापी हैं सेकेंडरी पूर्व लग्न लगने के लिए? जो हमारे प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट जो रहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, उनका हम लिस्ट देख लेते हैं। पहला आएगा हमारा क्या? पहला आ जाएगा हमारा क्लोरो, Cl आ जाएगा, हेलो, तो उसको क्लोरो कहते हैं, है ना, क्लोरो आएगा। दूसरा है हमारा Br, इसको ब्रोमो बोल दो, ब्रोमो। तीसरा आएगा आइड, ये तीनों जो हैलोजन का ही है, आयोडीन आ जाएगा तो आयोडो बोल दो, आयोडोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथाइल क्लोराइड, ब्रोमोमेथेनॉल, क्लोरो एल्कोहल, इस प्रकार से, ठीक है। और हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जैसे कि नाइट्रो, NO2, नाइट्रो है तो इसे कहेंगे नाइट्रो, है ना, नाइट्रो हो जाएगा ये, नाइट्रो कहेंगे। नाइट्रो के बाद इधर मूल शब्द लगेगा, आयोडो के बाद मूल शब्द लगेगा, ब्रोमो के बाद मूल शब्द लगेगा, इधर मूल शब्द, क्लोरो के बाद मूल शब्द लगेगा। पांचवा चीज हमारा क्या आ जाता है? जैसे कि नाइट्रो है, सिर्फ NO है, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे NO है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, 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 ठीक है। और रहता है हमारा OR रहता है, OR है तो इसको एल्कॉक्सी बोलेंगे, अगर H है तो हाइड्रोक्सी हो गया, और वही R है तो एल्कॉक्सी हो गया, एल्कॉक्सी, इस प्रकार से, ठीक है, इसको एल्कॉक्सी कह देते हैं, है ना। और देख लेते हैं हम, छठवां हो गया, सातवां देख लेते हैं। और क्या चीज़ है हमारे पास? जैसे कि हमारे पास है N2 है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, N2 रहता है ऐसे साइड में, नहीं तो इसको बोलते हैं डाई एजो। ये जो नाइट्रोजन लग जाता है ना साइड में, ये ब्रांच के रूप में लगता है, ऐसे 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 लग गया है ना, तो इसको बोल देंगे डाई एजो। आगे हम यूज़ करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर आएगा तब ये चीज़ आपको ध्यान में आएगा, ये चीज़ को अच्छा से क्लियर करेंगे। डाई एजो कहलाता है। आठवां चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे कि एमीन है, NH2, एमीन है तो इसको बोलेंगे एमीन, अगर क्रियात्मक समूह के रूप में है तो इसको एमीन बोलते हैं, जैसे मेथिल एमीन,
प्रोपिलेमिन, प्रोपिलामिन ऐसा हो जाता है एमिन। लेकिन यही अगर प्रतिस्थापी के रूप में रहे, यही चीज़ सब्स्टिट्यूएंट में रहे, तो इसे कहते हैं एमिनो। ये हो जाता है एमिनो। हिंदी में कहें ऐसा लिखते हैं एमिनो। नवा चीज़ आता है जैसे कि हमारा एल्काइल है। एल्काइल, एल्काइल को पता है, ये एल्काइल कहते हैं इसे, या हिंदी में एल्किल कहते हैं, ये तो मालूम ही है ना। ठीक है। और आता है जैसे कि हमारे पास आ जाता है आइसोप्रोपाइल आ जाता है। जैसे कि प्रोपाइल है CH3 CH2 CH2, ये है, तो ये क्या है, प्रोपाइल है, प्रोपिल। ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ से आ जाए और ये इधर CH3 रहे, है ना, यहाँ CH3 रहे, इसे हम अगर काट दें, ये हट जाए हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रतिस्थापी ग्रुप थे जिनका जो सेकेंडरी पूर्व लग्न जो है, सेकेंडरी पूर्व लग्न जो लगना था, ये हमने अभी यहाँ पर सबको देखा। ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा, तो हमें क्या चीज़ें समझ में आ गई? हमें समझ में आ गया मूल शब्द, मूल शब्द क्या होता है, हाँ, प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये हमने देखा। इधर पहले में क्या आता है, प्राइमरी हमारा प्रीफिक्स क्या होता है, ये हमने देखा। इधर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये हमने देखा। ठीक है। तो क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं, हम अभी देख लेते हैं। रूट वर्ड होता है कार्बन की संख्या 1 2 3, ये कार्बन की संख्या मूल वर्ड है। यहाँ पर एन इन आइन रहता है, बस एन ही हो गया, इन हो गया, आइन हो गया, बस इतना ही रहता है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग एल्कोहल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, भी कीटोन आता है, ओन, ओइक एसिड, दुनिया भर का फंक्शनल ग्रुप रहता है। यहाँ पर क्या आता है, साइक्लो आता है, बस एक ही चीज़ है, साइक्लो। यहाँ पर क्या आता है, साइक्लो, ऐसा है ना। यहाँ पर क्या आता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी में आता है सारा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ये चीज़ आते हैं। तो ये हमारा हो गया कीवर्ड, हमारा माइंड मैप हो गया। हमें इस प्रकार से समझना है यूपीएससी को, इस प्रकार से समझ के हमें पढ़ना है। ठीक है। कितना टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया क्या। अब इनके थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, है ना, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है CH3 CH2 और OH। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण पहला। दूसरा उदाहरण यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे अपन अभी, है ना। दूसरा उदाहरण लेंगे जैसा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हो गया Br। तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं C2H5O C2H5, ये ईथर का है, ईथर है ना, ईथर रहता है। तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो क्या लगेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो क्या लगेगा, रूट वर्ड क्या लगेगा, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, और सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें आ जाएगा हमारा जो है इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना है, इस प्रकार से यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको पूरा भी तो लिखना है। तो यह हो जाएगा जैसे कि रूट वर्ड तो है 1 2, यानी कि इथ आएगा। ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स कुछ है, कुछ इसमें है, नहीं है, कुछ नहीं है। यह हाइड्रोक्सी जो है यह है क्या, नहीं है। तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं है ना। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ है, साइक्लो वाइक्लो के लिए है, नहीं है, कुछ नहीं है ना। साइक्लो तो है नहीं, तो प्राइमरी सफिक्स तो किसी में नहीं आएगा, साइक्लो तो है ही नहीं,
तो यहाँ पूरा यहाँ पर काट ही दो इसको, यहाँ पर आएगा ही नहीं। रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, दो ठो है तो ईथ हो गया। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट सॉरी फर्स्ट सफिक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, एन, इथ, एन। और सेकेंडरी क्या है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए ओ एल लगता है, ये ई हट जाएगा तो ई बन जाएगा एल, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल हो जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी यहाँ पर है कुछ नहीं है, सेकेंड ये सेकेंडरी यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ साइक्लो तो है ही नहीं। रूट वर्ड हो जाएगा क्या, प्रो प्लस क्या है, एन है ना, अरे हाँ एन है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इथेनॉल ये ऑल, ये जो है बी आर, इसको बी आर को IUPAC नॉमेनक्लेचर में कभी भी हम क्रियात्मक समूह नहीं मानते हैं, ठीक है, क्रियात्मक समूह नहीं मानते। कैसे नहीं मानते, है क्रियात्मक समूह, कैसे नहीं है, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में हैलोजन हमेशा प्रतिस्थापी रहता है, भले ही वह सिंगल ही क्यों ना हो, उसके साथ में कोई और क्रियात्मक समूह ना हो तब भी, अकेला हो तब भी, ठीक है। तो ये चीज़ गांठ बांध के रख लेना, ये चीज़ गांठ बांध के रख लेना, इसको प्रतिस्थापी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी जो हमारा जो प्रीफिक्स है उसमें ये आ जाएगा ब्रोमो, ठीक है। नहीं तो अगर इसका हम लेते तो यहाँ नहीं पढ़ लेते, हमारा लिस्ट में डाल लिए रहते सेकेंडरी सफिक्स में, यहाँ पर आता है तो क्या होता है बोल के, जबकि हमने COCl का पढ़ा ऑयल क्लोराइड, लेकिन इसका तो नहीं पढ़ा है ना हमने कि क्लोराइड ब्रोमाइड होता है, ये हमेशा प्रतिस्थापी रहता है, ठीक है। और आपको पुस्तक से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन है ये आ जाएगा ब्रोमो, प्लस रूट वर्ड हो जाएगा 1 2 3 यानी कि प्रोप हो जाएगा, प्लस प्राइमरी सफिक्स जो है वो एन हो जाएगा, तो ब्रोमो प्रोपेन इक्वल टू हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। तीसरा आता है हमारा, यहाँ पे क्या है, ईथर है ना, तो ईथर का क्या रहता है, OR हमने अभी पढ़ा था, OR इसको एल्कॉक्सी बोलते हैं, OR का एल्कॉक्सी देखे थे हमने कहाँ पर, कहाँ देखे OR का एल्कॉक्सी, यहाँ देखे थे, है ना, थायोल एमिन साइनाइड कीटोनल्डिहाइड एल्कोहल एस्टर ओइक एसिड, ये देखा था हमने, कहाँ देखा, एल्कॉक्सी प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी एल्कॉक्सी। ईथर जो है OR जो है ईथर, ईथर हमेशा प्रतिस्थापी में रहता है, ये भी हेलोजन जैसे, ईथर को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी, एल्कॉक्सी, ठीक है। तो ये एल्कॉक्सी में आएगा, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ठीक है। तो हम इधर चले आते हैं अपना, कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ ये है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपिल है, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर इथेन इधर इथेन है तो एथॉक्सी हो जाएगा। तो हमारा जो
सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो हो जाएगा इथॉक्सी। इथॉक्सी प्लस इधर इथॉक्सी है तो इधर क्या है, इथेन है, तो इथ प्लस एन है ना, एन हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, ये इथॉक्सी इथेन हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। तो इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर जो है हम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ छोटा सा पार्ट हुआ आईयूपीएससी का स्टार्टिंग भाग का। हमें आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर फर्राटेदार आगे बढ़ाने के लिए इतने चीज़ों का जानना सबसे पहले तो ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम अभी इतने में रुकते हैं। इस वीडियो को 2 बार 4 बार आप बार बार देखिए, आपको क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ को, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, पूर्व लग्न है, अनुलग्न है, रूट वर्ड है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, क्या है, ये है, वो है, क्या है, समझ में आएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम यहीं से शुरुआत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को। भले ही 2-4 वीडियो ज़्यादा लगें, लेकिन आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर एकदम मजबूत रूप से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और दोस्तों पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।